नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की NCERT कक्षा 6 की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो से हम एक नई श्रृंखला का यानी कि एक नई सीरीज़ का शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये श्रृंखला जो है हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें NCERT की जो हैं, भूगोल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं NCERT की, इसके अलावा जो NCERT की सभी पुस्तकें हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये NCERT की पुस्तक इतिहास अतीत जो हमारी हिस्ट्री की बुक है कक्षा 6 की NCERT उससे शुरू कर रहे हैं। तो उससे हमारा ये प्रारंभ हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग 1 से शुरू कर रहे हैं और कक्षा 6 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है ये। सबसे पहले मैं आपको NCERT की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये है NCERT की फुल फॉर्म। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में कहेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको स्वयं पढ़नी चाहिए, जैसे आमुख जो है वो पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता देते हैं आमुख क्या है। आमुख जो है आमुख में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सुझाती हैं कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत हैं जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर ले जाएंगे। ये कदम हमें काफ़ी दूर ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें ये मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों के अनदेखे किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनने की प्रवृत्ति है। सरना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान रखिएगा। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का
पहले उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में ये पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विश्व में छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती हैं। NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए जो भी समितियां हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हैं वगैरह वगैरह देर का है। तो ये है निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT। उसके पश्चात ये पुस्तक निर्माण समितियों की जानकारी दी हुई है आप, जिसमें अध्यक्ष हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति हैं, मुख्य सलाहकार हैं, सदस्य हैं, हिंदी अनुवाद जो उन्होंने किया है इंग्लिश का वो दे रखे हैं यहाँ, और सदस्य समन्वयक जो हैं वो भी दे रखे हैं। उसके पश्चात हम पढ़ लेते हैं भारत का संविधान जो है उसकी उद्देशिका। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका यहाँ दे रखी हैं। भारत का संविधान और उद्देशिका यहाँ दे रखी हैं। तो हम भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक कोष्टक में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, कोष्टक शुरू 2 नंबर पर, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ जो 2 चीज़ें दे रखी हैं कोष्टक में वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1 नंबर में जो दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये दोनों जो बिंदु हैं उनमें बदला हुआ है। ये भारतीय संविधान जब बना था प्रारंभ में तो उस समय ये जानकारी इस तरह से नहीं थी जो अब कोष्टक में दे रखी हैं। तो इसे संशोधित किया गया बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, और ये संविधान संशोधन जो है दोनों जो है चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जो 3/1/1977 से लागू हुआ ढंग से। अब देखिए कोष्टक 1 की जानकारी जो है वो किसकी जगह बदली गई है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है उसके स्थान पर बदल दी गई है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसकी जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसमें समाजवादी यानी सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया। और इसी तरह से राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो शब्द किसके स्थान पर जोड़े गए हैं, राष्ट्र की एकता की जगह और अखंडता उसमें शामिल किया गया है। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1976 धारा 2 मतलब 76 जो है 1976 में संविधान संशोधन हुआ, और 3/1/1977 से ये प्रॉपरली लागू किया गया। ये थी इसकी अतिरिक्त जानकारी जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों पढ़ें हम इतिहास, ये आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आप अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो ये जानकारियाँ आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये जानकारियाँ। क्यों है महत्वपूर्ण ये देखते हैं अभी। क्यों पढ़ें हम इतिहास, क्यों पढ़ना ज़रूरी है इतिहास को। इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे, ये मतलब 6ठी के बच्चों के उद्देश्य से कहा जा रहा है। आप भी चूँकि NCERT पढ़ ही रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास के अतिरिक्त ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य विषय जो भी हैं वो प्रायः आज की दुनिया के बारे में बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, यानी आज जो वर्तमान है उसका अतीत क्या था उसके बारे में बताता है।
हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है और हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ही ऐसी रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग ना हो? पहले आग नहीं थी ना। कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियाँ। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती हैं। ये ले जाती हैं हमें एक ऐसी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास एक ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हों जब जो अब नहीं है। ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं उनको लेकर हम क्यों पढ़ें? उनको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है? हम भी तो पूछ सकते हैं। अपने कंधे झटक कर पूछने का मतलब है कि हम ये सवाल रख सकते हैं कि हम इतिहास पढ़े ही क्यों आखिर, जो बीत चुका है। तो ये क्या क्यों इतिहास पढ़ना महत्वपूर्ण है, उसका जवाब दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, इतिहास आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्राय ये बदलाव इतने धीमे और मामूली मालूम होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं तब इतिहास पढ़ते हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया में अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का आधुनिक दुनिया जो है अनेक सदियों से हो रहे अनेक बदलावों का परिणाम है। अब इस साल इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ने वाले उस पर ध्यान दीजिएगा। इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। कक्षा 6 की जो पुस्तक हैं प्राचीनतम इतिहास बताती हैं। उसके बाद बाद का जो इतिहास है कक्षा 7 में मिलेगा। उसके बाद का जो इतिहास है कक्षा 8 में मिलेगा। इसलिए कक्षा 6, 7 और 8 की जो पुस्तकें हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। अगले 2 वर्षों में तुम्हारी ये यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में तुम सिर्फ राजाओं रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूँ और धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थ यात्रियों और संतों, इमारतों, चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों के जीवन और क्रियाकलाप के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। ये कहने का मतलब है कि इतिहास केवल राजाओं की वंशावली नहीं होता है। इस किताब में तुम्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है, यानी ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी मिलेगी। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों, चिन्हों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐतिहासिक स्रोतों का। अतीत का हर अवशेष, पत्थर,
के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री, चित्र, आभूषण और उपकरण, अभिलेख, सिक्के, इमारतें, मूर्तियाँ, बर्तन हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ तुम ये भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। मतलब हम ये जान पाएंगे कि ऐतिहासिक स्रोत किस प्रकार से जानकारी देते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कैसे पढ़े जाते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। हम ये करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए एक शिक्षाप्रद संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी ये जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। नीलाद्रि भट्टाचार्य, मुख्य सलाहकार इतिहास। अब आभार जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ने की आवश्यकता लगे आप तो। मुझे नहीं लगता आभार पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि आभार जो है वो पुस्तक निर्माण के दौरान जानकारी दी गई थी और उस संदर्भ में है। ये है आपकी विषय सूची, ठीक है। क्या है? विषय सूची। तो ये जो विषय सूची है, इंडेक्स जो है, ये बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या क्या हमें दिया गया है, ये सारी जानकारियाँ बता दीजिए कि आमुख दे रखा है। इसके अलावा क्या क्यों पढ़ें हम इतिहास, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अब देखिए उसके बाद अध्याय दे रखे हैं। अध्याय संख्या 1 क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये अध्याय पृष्ठ संख्या 1 से 11 तक चलेगा। 11 में दूसरा जो अध्याय है वो शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक दूसरा अध्याय। आरंभिक नगर, ये तीसरा अध्याय। इसके पश्चात अध्याय दे रखे हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें। ये सारी जानकारी 11 अध्याय यहाँ दे रखे हैं। मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगा। क्या, कब, कहाँ और कैसे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आखेट अध्याय का नाम है, और खाद्य संग्रह किया और वहाँ से भोजन उत्पादन करने तक का जो है आखेट की पूरी जानकारी दे रखी है। आरंभिक नगर, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये आपके सारे अध्याय हैं। इस पुस्तक के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी चाहिए। उसके पश्चात प्रथम अध्याय को हम अगले जो है सेशन में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी जो आपको पढ़ते समय ध्यान आकर्षित करेगी आपकी, और वो क्या है ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप जिस लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, वहाँ आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सूक्ष्मतम चीज़ों का बारीकी से ध्यान से अवलोकन करें। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पुस्तक को पढ़ते समय भी इस पुस्तक में क्या दे रखा वो ज़रूर पढ़ें।
ठीक है। ये अतिरिक्त जानकारियाँ जो हैं केवल कक्षा 6 के बालकों के लिए नहीं है। जो इतिहास प्रथम बार पढ़ रहा है उन सभी बालकों के लिए या उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। इसमें एक तो परिभाषा होगी जो ऐसे पीले रंग में आपको मिलेगी। परिभाषा, पीला मतलब थोड़ा बहुत पृष्ठ का रंग ऊपर नीचे हो सकता है। एक पीले रंग का इसका बाउंड्री लाइन ज़रूर होगा उसका, ठीक है। बाउंड्री लाइन जो बाहर की तरफ सीमा रेखा जो बनी होगी, मतलब केसरिया रंग में आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत लाल रंग में भी मिल सकता है। किसी पृष्ठ के कृषि पृष्ठ पर जो है उसका रंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बाउंड्री लाइन होगी वो पीले रंग में होगी, तो वो किसी भी चीज़ की परिभाषा दी हुई होगी। प्रत्येक अध्याय में तुम्हारा परिचय एक बालक या बालिका द्वारा कराया गया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर डेफिनेशंस आई। जैसे ये अध्याय प्रथम शुरू हो जाता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो उसमें देखो मैं आपको परिभाषा दिखाता हूँ। अगर प्रथम अध्याय में परिभाषा है, तो देखिएगा पीली लाइन में आपको बाउंड्री लाइन मिलेगी, तो आपको वो परिभाषा मिलेगी। बाकी चीज़ें जो है वो भी दे रखी है, जब हम जानेंगे तो अभी देख लेते हैं एक बार। केसरिया रंग में होनी चाहिए और पीली बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। प्रथम अध्याय में कोई परिभाषा मुझे दिखी नहीं। अतिरिक्त परिभाषाएं जो हैं अगर होंगी तो वो इस तरह की लाइन में दिखेंगी। ये देखिए, मैंने कहा था ना रंग थोड़ा बहुत ऊपर नहीं सकता। पीली बाउंड्री लाइन में आपको जो कुछ भी मिलेगी वो एक परिभाषा है, वो एक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जो है ये पुरास्थल की परिभाषा है। पुरास्थल किसको कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं वगैरह वगैरह, जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसी तरह का किसी भी अध्याय में आपको परिभाषा मिलेगी तो वो इसी तरह से मिलेगी। जैसे बसने की प्रक्रिया की परिभाषा जो है 2 पृष्ठों में विभाजित हो गई है, तो ये भी पीले रंग की बाउंड्री लाइन से बताई हुई है। हल्का सा केसरी रंग में ये परिभाषा है। और बसने की प्रक्रिया है वो आपको इसी आसमानी रंग में मिलेगा। जिस तरह से पुरास्थल शब्द, मुझे लगता है, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, पुरास्थल शब्द आसमानी रंग में मिला था। तो ये है इसका हिस्सा। और ये आपको इस प्रथम जो जानकारी दी हुई है पढ़ने से, अध्याय पढ़ने से पूर्व वहाँ से आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो एक तो है ये परिभाषाएं। इसके अतिरिक्त स्रोत जो हैं उसमें ऊपर और नीचे की तरफ केवल बाउंड्री लाइन मिलेगी आपको, और वो मिलेगी लाल रंग में, ठीक है। तो उसको हम स्रोत कहेंगे, कोई सोर्स दे रखा होगा किसी जानकारी के बारे में। और अतिरिक्त जानकारी जो है वो इस तरह के एक डब्बे में मिलेगी, अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा सोर्सेज जो हैं। और डॉट डॉट की लाइन से आपको जो भी मिलेगी वो अन्यत्र जानकारी होगी, ठीक है। और कुछ उपयोगी शब्द जो हैं वो हल्के आसमानी रंग, यानी कि आप कह सकते हैं लाइट ब्लू रंग की बाउंड्री लाइन से मिलेगा और गोलाकार आकृति में उसका डब्बा बना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं वो इस तरह के गहरे, थोड़े से गहरे, जो अतिरिक्त जानकारी वाले डब्बा था उससे थोड़ा गहरा ये मिलेगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हर अध्याय के अंत में होती हैं। इसके अलावा कल्पना करो, आओ याद करें, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें, ये सवाल होंगे जो आपको ज़रूर करने हैं हर अध्याय को पढ़ने के उपरांत। एक बार ज़रूर पढ़ने हैं आपको, ज़रूर उन सवालों को उत्तर देने करने हैं। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ केवल आप जो हैं प्री नहीं देने वाले हैं, वहाँ आप मेंस भी देने वाले हैं। तो मेंस में आपको रिटर्न में भी काम करना होगा। इसलिए यहाँ से जानकारी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, कुछ उपयोगी शब्द होते हैं, अन्यत्र जानकारी होती है, वो हर जगह जानकारी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक बार प्रथम अध्याय में मुझे जैसे ये सोर्स हैं अतिरिक्त जानकारी के रूप में, अगर कहीं चित्र देखा होगा तो आप चित्र तो आप देख कर समझ जाएंगे। ये देखिए स्रोत की जानकारी है, ये कोई स्रोत इन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त देखिए एक और चित्र है, ये एक और चित्र है, और इन चित्रों को शामिल किया। देखिए इतिहास की तिथियाँ वगैरह जो जानकारी हैं वो इस तरह की दी होगी, और अन्यत्र जानकारी डॉट डॉट में आपको दी जाएगी। अन्यत्र जानकारी ये पड़ी यहाँ पर दी हुई, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं ये लास्ट में दी हुई है, इधर देखो। और ये उपयोगी शब्द आपको हर पाठ के, हर अध्याय के अंत में उपयोगी शब्द और महत्वपूर्ण तिथियाँ ज़रूर मिलेंगी। और इधर आओ याद करें वगैरह वगैरह ये जानकारी हैं। तो ये हमारा प्रथम
परिचय था अध्याय से पूर्व का, तो ये बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम आने वाले किसी अगले, जब भी सेशन होगा अगला, जो भी हम वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें जो है हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। और आपको नोट्स बनाने से पूर्व कम से कम 2 बार आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए ये पुस्तकें। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब क्या है? नोट्स बनाने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ें ही लिखेंगे जो आपको याद नहीं रही। केवल उन्हीं चीज़ों का आप क्या करेंगे, केवल उन्हीं चीज़ों का आप नोट्स में मतलब लिखेंगे, केवल उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। अन्यथा फिर किताब और नोट्स में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। नोट्स जो हैं लिमिटेड होने चाहिए, नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं। तो किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने से पूर्व मुझे लगता है आपको एक बार कम से कम इनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।